नमस्कार। न्यूज़लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। इस तस्वीर को देखकर मुझे हिंदी की मौसेरी बहन उर्दू और ब्राह्मण वर्ग दोनों के संदर्भ में कुछ बातें याद आई। ब्राह्मण वर्ग एक जीवट और विद्वत समुदाय रहा है, बल्कि यूं कहें कि सभी के विद्वत और जीवट समुदाय ने ही अपने को ब्राह्मण वर्ग के रूप में स्थापित कर लिया। इस समुदाय की यह खास विशेषता रही है कि वह अपने हित साधन के लिए प्राचीन काल से ही सभी को, यहाँ तक कि अपने विरोधियों को भी अपनाने में कभी नहीं हिचका। इस क्रम में उन्होंने अपने धूर विरोधी गौतम बुद्ध को भी विष्णु का अवतार घोषित कर अपना बना लिया और बौद्ध धर्म को भारत से चलता कर दिया। बाद के कालक्रम में जितने भी बर्बर कबीले शक, हून, कुषाण आदि भारत में घुसे, उनके लड़ाकों को क्षत्रिय और देवपुत्र घोषित कर अपने साथ कर लिया। हर समय के लिए उपयुक्त, भले ही परस्पर विरोधी सिद्धांतों, मसलन भाग्य कर्म आदि और कर्मकांडों की रचना कर भारतीय जन समुदाय को एक ओर जीने का तरीका दिया तो दूसरी ओर उन्हें अपने जाल में फांस कर भी रखा। उनके देवताओं ने राजा और उनके दुश्मनों यानी सूर और असुर दोनों को ही विजय श्री का आशीर्वाद दिया और अंततः उन्होंने उत्तर से दक्षिण तक संपूर्ण भारत को अपने धर्म में समाहित कर लिया। ये बातें मुस्लिम समुदाय के आगमन तक होती रही। इन सारी विचित्र बातें संपादित करने वाले कौम की बुद्धिमत्ता पर किसको ईर्ष्या न होगी। लेकिन मुस्लिम लोग और बाद के ईसाई लोग कुछ अलग मिट्टी के बने थे। फिर वे बेहतर धर्म और सभ्यता लेकर भारत में घुसे थे, जिसके चलते वे ब्राह्मण वर्ग के जाल में नहीं फंसे। पहली बार शासन का प्रिय पात्र बनने में यह समुदाय असफल रहा, लेकिन बाद में फारसी और उर्दू को अपनाकर इन्होंने शासन प्रशासन में अपनी दमदार उपस्थिति करने का प्रयास जरूर किया, जैसा कि तस्वीर साबित करती है। तस्वीर 1936 में रावलपिंडी से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका ब्राह्मण गजट की है। प्रकाशन की तारीख है जुलाई 1936 ईस्वी 1993 विक्रम संवत। बीच में उर्दू में पदावली है, उसका मैं रूपांतरण करता हूँ। कौम का है खैर ख्वाहूं रहनुमा ब्राह्मण गजट, कौम की कश्ती का है ये ना खुदा ब्राह्मण गजट, गुलशन ब्राह्मण की इस पे है तरक्की का मदार, हर तरह है कौम का मुश्किल कुशा ब्राह्मण गजट। एडिटर हैं भगत राम और मैनेजर बाबू मूलराज रामदेव। बाद में परिस्थितियां बदल गई, अंग्रेज चले गए, देश का बंटवारा हो गया, अन्यथा ब्राह्मण वर्ग उर्दू को भी संस्कृत की तरह देव भाषा का दर्जा दे चुका होता, जिसे नियति ने नहीं होने दिया। अब इसे सुनने के बाद आप एक साथ कई सवालों से वाबस्ता होंगे। सहमति की बातें होंगी, असहमति की बातें होंगी, उस पर भी आएंगे, लेकिन इससे पहले बता दें कि यह जो टिप्पणी है राणा सिंह जी की है। राणा सिंह जी असिस्टेंट के एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी से, अंग्रेजी साहित्य में उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, फिर काले शिक्षक की जिम्मेदारी संभाली। सेवानिवृत्त होने के बाद वे फिलवक्त झारखंड के देवघर में रहते हैं। स्वाभाविक है, जो सचेतन इंसान होगा, पूरी जीवन पढ़ने पढ़ाने में लगाई होगी, तो अपने समय का सदुपयोग पढ़ाई लिखाई के रूप में भी करेगा और तदनुरूप जो बातें आएंगी उसे सामने रखेगा। तो यह बातें भी हैं और इससे सहमति और असहमति की पूरी गुंजाइश है। और जैसा कि मेरा भी इन बातों को आपके सामने रखने का मकसद बहुत साफ है कि संवाद हो, विवाद नहीं। संवाद आगे बढ़ेगा तो सकारात्मक रूप से नई बातें आएगी और एक दूसरे को जानने समझने
सीखने का, सिखाने का मौका मिलेगा और मुझे लगता है कि यह स्वस्थ परंपरा शुरू होगी, आगे बढ़ेगी, जो आजकल खास तौर से सोशल मीडिया के ज़माने में नामुमकिन हो चला है। तो पढ़ना ज़रूरी है, खुद पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए, इसी अपील के साथ आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रतिक्रियाओं पर नज़र दौड़ाते हैं। राम जन्म पाठक ने प्रतिक्रिया दी कि गालिब सबसे पहले किसी मुसलमान ने नहीं, बल्कि आगरा के शिवनारायण जी ने छापा था। तो निर्मल ओझा का कहना रहा, साथ में सुदामा चौधरी का, कि बेहतरीन रूप से विश्लेषण किया है आपने। किसी ने गुरुवर नमस्कार भी किया, तो चंद्रभूषण ने कहा कि इन्होंने सारी व्यवस्था को अपने पक्ष में स्थापित कर लिया। इन्होंने मतलब ब्राह्मणों ने सामाजिक शोषण और पाखंड को अपने स्थापत्य का आधार बनाया। ये जो प्रतिक्रियाएं आ रही है, स्वाभाविक तौर पर यह व्यक्तिगत प्रतिक्रिया है और जो बातें कही जा रही है हो सकता है अनुभव के हवाले से कही जा रही हो, और अनुभव जो है जो जीवन विभिन्न तरीकों से इंसान सीखता है, उसमें अध्ययनशीलता की बातें भी होती है, जीवन के जो प्रायोगिक अनुभव होते हैं उससे भी लोग सीखते हैं। तो रामदास राय धनुवंशी ने कहा कि बहुत ही सुंदर विचार को आपने प्रस्तुत किए हैं आज के दिन। आज के दिन का मतलब आज हिंदी दिवस भी है, तो खास मौका भी है। हिंदी पर जाएंगे हम, एक मनु भंडारी की किताब से कुछ पंक्तियां जो उद्धृत की गई है और फिर उस पर जो प्रतिक्रियाएं आई है उस पर भी बात कर लेंगे। तो फिलहाल हरिकृष्ण हरि की टिप्पणी पर आते हैं। अति सुंदर दर्शन के विकास की बात है कि सत्य को स्वीकार किया गया है। किसी ने शानदार पोस्ट कहा, किसी ने सही विवेचना कही, किसी ने अत्यंत सुंदर कहा, किसी ने सार्थक और विद्वत्तापूर्ण लेख कहा, उससे अक्षरशः सहमति जताई, किसी ने बेहतरीन कहा। खुर्शीद खान ने कहा कि बहुत ही सरल शब्दों में आपने समझाया है, यह लेख सच्चाई के आसपास ही है। मतलब उन्होंने या तो कही कि आपने बहुत सरल शब्दों में समझाया है, लेकिन पूरी तरह सहमति नहीं जताई, यह कहते हुए कि यह लेख सच्चाई के आसपास ही है, मतलब पूरी सच्चाई नहीं है, सच्चाई के करीब है। तो एक प्रतिक्रिया यह आई नितिन त्रिपाठी की। नितिन त्रिपाठी भी दिल्ली विश्वविद्यालय से होते हैं और गंभीर विषयों पर उनकी सटीक और सारगर्भित टिप्पणी होती है, सतही टिप्पणी नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण गजट की 1936 की यह तस्वीर इस बात का प्रमाण है कि ब्राह्मणों ने उर्दू को भी अपनी भाषाई रणनीति का हिस्सा बनाया था। हालांकि बाद के ऐतिहासिक बदलावों के चलते यह रणनीति सफल नहीं हो सकी। यदि अंग्रेजों के जाने और देश के विभाजन की घटनाएं न होती तो शायद उर्दू को आज हे नजर से नहीं देखते। तो देखिए, एक सकारात्मकता की बातें भी आ रही है। ब्राह्मणवाद हमेशा सत्ता के साथ होने की वजह से वर्चस्व कायम कर पाता रहा है। यूं भी कह सकते हैं कि जो सत्ता का ब्राह्मण उसे ही अपना दर्शन बना लेता है। ये गजब की बात है, विचित्र बातें हैं और जानने योग्य बातें हैं। सत्ता का दर्शन और फिर ब्राह्मण का दर्शन। तो शाकुर अनवर ने कहा कि ये गजट 1936 का छपा हुआ है, उस वक्त उर्दू जुबान तकरीबन सभी वर्गों में बोली जाती थी, इसलिए इस गजट का उर्दू छपना एक सामान्य बात है। उर्दू यही हिंदुस्तान में पैदा हुई। दरअसल हम उर्दू को मुसलमानों की जुबान बताकर उर्दू के साथ बड़ा अन्याय करते हैं। पंडित दयाशंकर नसीम, फिराक गोरखपुरी, मुंशी प्रेमचंद, जोश माल सियानी, चकबस्त, गोपी चंद नारंग जैसे लोगों के योगदान को उर्दू साहित्य कभी नहीं भूला सकेगा। तो इन्होंने भी टिप्पणी का ऑपरेशन किया है और कई बातें सामने निकल कर आई है जो नई बातें हैं। तो उन्होंने शानदार पोस्ट भी कहा है इसको। तो अजय शुक्ला ने कहा कि उर्दू और फारसी सिर्फ ब्राह्मणों ने नहीं अपनाई थी,
मेरे गांव के लोग बिल्कुल निरक्षर उर्दू के शब्दों का बेहिसाब उपयोग करते थे। हो सकता है कि यह लखनऊ से निकटता का नतीजा हो। मेरे पिता जब कभी बिला वजह कहते थे तो मैं पूछता था कि वे बिना को बिला क्यों कहते हैं। रिश्तेदारी में एक वृद्ध पुरुष हुमस शब्द बोलते थे। किसी ने बताया कि यह फारसी है और इसका अर्थ है हौसला। मेरी दीदी दीदा शब्द खूब बोलती थी आंख के लिए। तो इससे अलग एक टिप्पणी रही अनिल सिंह जी की कि धूर्तता, कुटिलता, अमानवीयता कूट कूट कर भरी रही होगी। खुद को विदेशी साबित कर जजिया कर से भी छूट साबित कर लिया था। हो सकती है इस पर असहमति की बातें हो। तो हेमंत ठाकुर ने कहा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी अस्तित्व के लिए संघर्ष जो बात है उसको चरितार्थ कर दिया ब्राह्मणों ने। उपलब्धि और आरोप सभी ब्राह्मण के हिस्से हैं। समान अवसर सबको मिले, जो पिछड़े उनके हिस्से रोदन आया। तो कौशल नारायण शर्मा ने कहा कि वाह, नजरिया अक्सर कुछ वर्ग विशेष का जब देखता हूं ब्राह्मणों के बारे में तो सोचता हूं कि बौद्धिक रचनात्मकता कितने आलोचक उत्पन्न करती है। आपने बहुत सुंदर तरीके से यहाँ ब्राह्मणों का बखान शुरू किया, फिर उनको अवसरवादी इत्यादि कहते हुए अपनी बात खत्म की। अगर तथाकथित ब्राह्मण वर्ग न होता तो शायद आलोचक भी न होते। क्यों इस सामाजिक संरचना को लगातार अस्थायित्व का रूप देने वाले ब्राह्मण निशाने पर। एक बात और है, हमारे समाज में विभिन्न जाति वर्गों के योगदानों को भुलाते हुए निंदा करना एक फैशन सा हो चला है। आज जब कोई किसी को जाति के रूप में महत्व नहीं देता, फिर इस तरह की चर्चाओं का क्या महत्व है। ब्राह्मणों ने शिक्षण जैसे दुरूह कार्य को अपनाकर कठिनता से जीवन यापन किया। आज भी कहानियां एक गरीब ब्राह्मण के किरदार से शुरू होती हैं। चंद्रगुप्त को सब जानते हैं, चाणक्य भुला दिए जाते हैं। खैर, ये सब चलता रहेगा। तो जगदीश राय ने कहा कि आपके लेख से असहमति के ऐतिहासिक कारण है। पता नहीं क्यों एक गजट के आधार पर यह लेख आपने लिख डाला। तो देखिए, यहाँ सवाल भी है और बातें भी है। तो एक रियाज अहमद खान की प्रतिक्रिया थी कि हमारे विचार से मुसलमानों और ईसाइयों के न फंसने की एकमात्र वजह जटिल उपासना पद्धति को काफी पहले त्याग कर उनकी जगह बेहद सरल उपासना पद्धति अपनाया जाना था, जबकि यहाँ जटिल उपासना पद्धति और कठिन कर्मकांड प्रचलित थे। तो आचार्य मोहन ने जो शुरुआत में और जो टिप्पणी में शब्द का इस्तेमाल किया गया है बुद्धिमत्ता, तो उसका बुद्धिमत्ता नहीं धूर्तता, यानी बुद्धिमत्ता सबको उन्होंने धूर्तता की बात कही, इस्तेमाल की बात कही। तो मोहम्मद कुदुस मंसूरी ने कहा कि दुनिया की सबसे शातिर कौम के मुतालिक आपके नजरिए का मैं दिल से इस्तकबाल करता हूँ। ब्राह्मण शब्द की पैदाइश के बारे में भी जानकारी चाहता हूँ। अगर मुनासिब समझते हैं तो मालूमात कराएं। तो देखिए, यहाँ एक जानने की इच्छा है। तो अगर आप भी जानकारी रखते हैं और जो इनकी इच्छा है ब्राह्मण शब्द की पैदाइश के बारे में जानना चाहते हैं और आपको पता है, तो इनका आग्रह है कि आप मालूम कराएं, इनको मालूमात कराएं। तो यह एक मंच है और अच्छी बातें हैं। मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप उस नंबर पर संपर्क करके भी व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप मुझे अपने विचार दे सकते हैं। मैं उसको सार्वजनिक रूप से अपने चैनल के माध्यम से आगे रखूंगा। मैंने अपना ईमेल भी आपको दूंगा। तो बात इस तरीके से आगे बढ़ती है। तो जो असहमति की बातें आई थी, जो सवाल उठे थे, उस पर अन्ना सिंह जी का कहना है कि यह विचार के लिए है, तर्क के लिए है। आपको भी अगर आपत्ति है या फिर आप इससे ज्यादा तरीके से अपनी बात रख सकते हैं तो आप रखने को स्वतंत्र है। इससे एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा और ज्ञान वर्धन होगा। तो मकसद यही होता है। तो सुनने गुनने के बाद मुझे आप प्रतिक्रिया देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरा आग्रह होगा कि अगर आपने न्यूज लेटर विद राकेश रंजन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।